जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि जिंदगी यूं ही आसान हो जाएगी जिस दिन सपने हमारे पूरे हो जाएंगे। तो जिंदगी को आसान बनाना है तो सपनों को पूरा करना है, और सपना पूरा होने के बाद भी हमें रुकना नहीं है। जिस तरह से एक नदी समुद्र में समाहित होने के बाद वह बादल का रूप लेती है, अब बादल के रूप लेने के बाद वह पुनः बरसात करती है, और बरसात करने के बाद जिसको जितना जरूरत होती है उतना पानी देती है। इसके साथ साथ नदी जो बरसात होती है उसकी खासियत ये होती है, वो छोटा नहीं देखती है, बड़ा नहीं देखती है, और सबको एक बराबर जो है जल का विभाजन करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मेरे क्लास में, मेरे बैकग्राउंड में, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि आज हम शुरू करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? पाचन तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं, इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। पाचन तंत्र अर्थात ऐसा तंत्र जिसमें भोजन का पाचन होता है। अब इसमें भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मानव शरीर का वह तंत्र जो भोजन पचाने का कार्य करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र को पहले तो हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक तरफ हम आहार नाल कर देते हैं और दूसरी तरफ हम पाचक ग्रंथि कर देते हैं। आहार नाल का मतलब हुआ कि जिसमें से भोजन होकर गुजरता है, और वो भी पाचन क्रिया होते हुए। अब आहार नाल की जो लंबाई है लगभग 7 से 10 मीटर लंबी होती है। कितना? 7 से 10 मीटर लंबी होती है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जो आहार नाल है उसमें तो केवल सिर्फ भोजन गुजरता है, परंतु उनको पचाने के लिए पाचक ग्रंथियां हैं जिनसे निकलती हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। इसके साथ साथ ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं कि भोजन का पाचन करने का काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं, हम लोग पाचन क्रिया को समझते हैं। वैसे जब भी अगर भोजन होगा ना तो वो 5 चरणों से होके गुजरेगा। वो 5 चरण कौन कौन से हैं? वो 5 चरण है क्या? अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है श्वांगीकरण, फिर होता है बहिक्षेपण। हम कह सकते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, सॉरी फिर यहां से हम लोग समझते हैं। देखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर जो है आपका जाता है एसिमिलेशन, फिर उसके बाद आपका जाता है इजेशन। कहने का मतलब ये है कि पहला क्या होगा बेटा? पहला आपका हो जाएगा अंतर्ग्रहण, फिर पाचन हो जाएगा, फिर अवशोषण हो जाएगा, फिर स्वांगीकरण हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? बहिक्षेपण हो जाएगा। ये तो ठीक है, ये तो चरण है, स्टेप बाय स्टेप जो है भोजन का पाचन होता है। अब मनुष्य जब खा लेता है तो खाने के बाद जो है भोजन जो है हमारे में लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। लेकिन आइए चित्र के द्वारा समझते हैं। ये आपको चित्र दिख रहा है, और इस चित्र में आपको जो है सबसे ऊपर जो संरचना दिख रही है, ऊपर साइड में जो दिख रही है, और उसे कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा। मुख मतलब होता है कि ये आपका, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका जो है मुख हो गया। मुख इसी तरह से बंद है, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो खाली जगह है। ये आपको खाली जगह दिख रही है। जो इसके अंदर खाली जगह दिख रही है ये मुख हो गया, और इसके अंदर जो खाली जगह दिख रही है वो क्या है? गुहा। तो इसी को बोलते हैं मुख गुहा। तो बेसिकली जो पाचन क्रिया जो प्रारंभ होती है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ होती है। मुख गुहा में दांत है, जीभ है,
लार ग्रंथियां हैं, है ना। तो जैसे ही भोजन को मुख गुहा में रखते हैं, तो भोजन को मुख गुहा में रखने के बाद जैसे कि क्या करते हैं कि भोजन को अगर हम मुख गुहा में रख देते हैं ना, तो भोजन को मुख गुहा में रखने के बाद क्या होगा, जो दांत होंगे वो क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर उसमें जो लार है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और जो जीभ है वो इधर उधर उलटती पलटती रहती है, भोजन को मिक्स करती है और उसको निगलने में भी मदद करती है। ठीक है, आइए एक एक के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। पहले तो हम बताते हैं दांत के बारे में। दांत एक तरह से विशेष प्रकार के संयोजी ऊतकों से बने होते हैं, जिन्हें हम ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, जिनके द्वारा दांतों का निर्माण होता है। ये हड्डियां नहीं होती है, बल्कि एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में आपको दिख पा रहा है कि ये यहाँ पर आपको दांत की जो है संरचना दिख पा रही है, और इस दांत की संरचना में जो आपको ऊपर जो इसमें जो टिप वाला भाग दिख रहा है उसको हम शिखर कहते हैं, और जो मसूड़े से लगा रहता है उसको पल्प कहते हैं। और पल्प के अंदर होती है क्या, तंत्रिका जो है कि कोशिकाएं होती हैं, और इसके साथ साथ उसमें रुधिर वाहिनियां होती हैं। फिर जहां पर दांत धसा है ना, देखो ये जो अंदर की तरफ जो दांत धसा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। और दांत के ऊपर जो सबसे कठोरतम आवरण होता है वो इनेमल होता है। इनेमल जो होता है वो दांत का कठोरतम पदार्थ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यह शरीर का भी सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। इनेमल जो होता है एक तरह का कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स है, जो कि डेंटिन नामक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और अगर देखेंगे निकलने के आधार पर दांत देखते हैं, तो निकलने के आधार पर दांत दो ही प्रकार के होते हैं, एक वो जो दूध के दांत होते हैं और एक वो जो स्थायी दांत होते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चे, वो होती है 20, लेकिन जो स्थायी दांत पूरा होता है टोटल, उसकी संख्या होती है 32। क्या होती है, 32 होती है। तो हम कह सकते हैं कि मानव के पूरे जीवन काल में लगभग 52 टीथ मतलब 52 दांत निकलते हैं। ठीक है, आइए इसकी संरचना का आधार देख लेते हैं। तो संरचना के आधार पर दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जिसमें इंसाइजर है, केनाइन है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है, जिसे हम रत्नक कहते हैं, कृंतक कहते हैं, अग्रचरणक कहते हैं, चरणक कहते हैं। और अगर इसका दंत फार्मूला लिखेंगे ना, तो इसका दंत फार्मूला क्या होगा, 21-23/21-23। जब भी दांत का जो सेगमेंट, जो दांत का जो फार्मूला निकालते हैं, तो आधे का लेते हैं, आधे का ना, तो 8 इधर हो गया, 8 नीचे हो गया, तो 8 8 16। अब इधर से इंटू कर दो, तो 16 दूना 32 दांत जी। और इसके लिए बहुत सारे टर्म है, जैसे कि अगर दांत 2 बार निकलते हैं तो उसको हम जो है कि डाइफाइडांट कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। दांत जो है जबड़े में धसे रहते हैं, इस कारण से इनको गर्त दंती या थीकोडोंट के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ बच्चे हम जो है कि कह सकते हैं कि जो गर्त दंती डाइफाइडांत हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो दांत है बेसिकली क्या करते हैं कि एक तो आपके चेहरे का शेप देते हैं, दूसरा क्या करते हैं कि जो आप स्माइल करते हो उसको और भी सुंदर बना देते हैं, है कि नहीं। तो ये है दांतों का कार्य। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। देखो जब पीएच लेवल, जब दांत का गड़बड़ होता है बच्चे ना, तो उस समय होता क्या है, जब पीएच लेवल होता है तो क्या होता है, दांत क्षरण होता है, टूथ डेके हो जाता है, जिससे दांत धीरे धीरे क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और अल्प अवस्था में ही क्या होते हैं कि टूट कर गिर जाते हैं। जिसका दांत टूट जाता है तो उसका चेहरे का रौनक ही जो है कि कुछ और हो जाता है, चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है। तो दांत क्या करते हैं कि आपके चेहरे की शोभा बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि
अब हम बात करते हैं, जीभ की बात कर लेते हैं। तो जो जीभ है ना बच्चे, कहा गया है कि इसका सही प्रयोग ही करना चाहिए। इसीलिए जो है कि कबीर दास ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। मतलब मधुर वचन बोलिए ना। भगवान ने जीभ दिया है तो इसका इस्तेमाल खाने और सही चीज बोलने में ही किया जाए। तो जीभ का बेसिकली काम होता है कि यह एक प्रकार का संवेदी अंग होता है जो क्या करता है, स्वाद को ग्रहण करता है, और स्वाद को ग्रहण करने के बाद ठीक है ये हमारे ब्रेन तक भेजता है। खट्टा मीठा कड़वा इस तरह से स्वाद ये ग्रहण करता है, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। आगे वाला टिप खट्टा, फिर कड़वा, फिर उसके बाद लास्ट में आपको जो है कि वहाँ पर कड़वाहट दिख रही है, फिर बीच में जो है खट्टा है, नमकीन है, तमाम प्रकार के जो स्वाद होते हैं वो जीभ ग्रहण करती है। जीभ के ऊपर जो है जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वही क्या करती है, स्वाद को ग्रहण करती है। लेकिन स्वाद का ग्रहण तब करेंगी जो भोजन आपने खाया है, जब वह लार में पूरी तरह से घुल जाएगा तो जो जीभ है वो क्या करता है कि स्वाद को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो है जीभ। जीभ का काम क्या है, भोजन को उलट पलट क्या करना है, उसको मिलाना है। ये तो रहा दांत हो गया, जीभ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा जबड़े की बात कर लेते हैं। तो मनुष्य में सबसे जो मजबूत हड्डी होती है ना, वो जबड़े की होती है। किसकी होती है, जबड़े की होती है। जबड़े में अब यहाँ पर दो सेक्शन आपको दिख रहा है। तो जो जबड़े का जो ऊपरी सिरा होता है वो गतिमान नहीं होता, मतलब वो चलता नहीं, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, बट मूवमेंट करने में सहायता तो करता है। तो इसमें जो ये नीचे वाला आपको दिख रहा है ना, तो ये नीचे वाला क्या कर रहा है, ये सहायता करता है भोजन के जो है कि सैलो करने में, उसको चबाने में मदद करता है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, तो ये अपनी जगह पे स्थिर होगा, ये अपनी जगह पे क्या होगा, जबड़ा जैसे दिख रहा है ना, ऊपर वाला जैसे दिख पा रहा है, तो ऊपर वाला क्या है कि इसमें दिख रहा है कि ऊपर वाला स्थिर रहता है, लेकिन नीचे वाला क्या होता है, ये चलायमान होता है, गति करता है। लेकिन अपवाद के तौर पे जैसे कि घड़ियाल है, मगरमच्छ है ना, क्रोकोडाइल है, तो इनके दोनों जो जबड़े होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं, चलायमान होते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है, जबड़े में होती है, ठीक है, उसमें मैक्ला होती है, कई हड्डियां, ठीक है। इसके अलावा जीभ में एक हड्डी होती है ना जिसको हाइयोइड कहते हैं, यही हड्डी जो है किसी से जुड़ी नहीं रहती है। क्या नाम है, जीभ में कौन सी हड्डी है, हाइयोइड। हाइयोइड जो होती है वो किसी से कनेक्ट नहीं होती है, किसी से जुड़ी नहीं होती है। तो जबड़ा, ये देखो नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है ना, ये गति करता है, ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो ऊपर वाला है ये अपनी जगह पर क्या है, स्थिर होता है। बात समझ में आई। जबड़े में देखो इस तरह से हमारी शक्ल है, हम जो है कि ना बाहर से कितने भी सुंदर दिखे, कितने भी अच्छे दिखे, लेकिन हम सब अंदर से ऐसे ही हैं जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। ये महाकंकाल तंत्र आपको जो दिख रहा है खोपड़ी का ना, यहाँ 14 हड्डी होती है, कितना, 14 हड्डी, 14 हड्डी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों की पाचन की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही भोजन को मुख गुहा में रखा जाता है तो दांत क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर लार में खास तरह की एंजाइम होती है जिसे टाइलिन कहते हैं, और टाइलिन क्या करती है, सबसे पहले स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च मतलब होता है कि जो हम मीठा चीज खाते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सबसे पहला उनका पाचन करती है। इसके साथ साथ लार में एक खास तरह का पदार्थ होता है म्यूसिन, जो लार को क्या करता है, चिकना बनाता है, चिकना बनाता है। तो चिकना बनाने का काम कौन कर रहा है, म्यूसिन कर रहा है। इसके अलावा जो है कि लार में लाइसोजाइम होते हैं, और लाइसोजाइम क्या करते हैं बेटा, कि लाइसोजाइम जो होते हैं वो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, क्या करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, शायद इतनी बात समझ में भी आ गई होगी। तो हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। भोजन को 32 बार चबाने के बाद, आदमी 4 बार 5 बार चबा ले तो भी बहुत है, लेकिन भगवान ने 32 दांत दिया है तो 32 बार चबाना ही चाहिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख गुहा में ही भोजन का जो पाचन होता है वो प्रारंभ हो जाता है। जब भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से ही डाइजेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन परंतु यहाँ पर जो सबसे पहला पोषक तत्व का पाचन हुआ वो कार्बोहाइड्रेट था, वो स्टार्च था, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जैसे आलू है, चावल है, ब्रेड है,
ये सब चीजें खाते हैं तो इसका डाइजेशन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। फिर भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जिस बाद भोजन आपके जो है यहाँ आता है ग्रास नली में, ग्रास नली से होते हुए जब ग्रास नली के पास यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पर एक खास तरह की संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या? एक फ्लैप नुमा जो है कि उपास की बनी खास तरह की संरचना होती है, जो क्या होती है कि भोजन को और वायु को जो है कि प्रवेश होने के लिए एक विशेष प्रकार का क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है। जहाँ की यहाँ पर आप एपिग्लॉटिस जो है वो देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्रिया कर रही है और भोजन को क्या करती है, आने जाने का जो है रास्ता प्रदान करती है ना। ये करता क्या है बच्चे की, जैसे मान लो कि ऐसे करके मान लो कि ये दो नली है ना, अब एक से भोजन जाएगा, एक से क्या जाएगा, वायु जाएगी। तो इसमें जो फ्लैप होता है ना, जो इसमें फ्लैप लगा रहता है, तो जब फ्लैप है तो अब खाना आ रहा है, तो खाना आ रहा है तो अब इसको ऐसे करके ढक लेगा, फिर वायु आ रहा है तो इसको खोल लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसको रास्ता प्रदान करता है। कभी कभी खाते समय हंस देते हैं ना, बोल देते हैं, तो होता क्या है, आदमी कहते हैं जो है कि उसको खांसी आ जाती है, एक ठसक सी लग जाती है ना उसको। इसलिए खाएं, आराम से खाएं, खाते समय कोशिश ये ना, मतलब बिल्कुल कोशिश से करें कि हंसे ना, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस है वो जो है कि एक तरह से कार्टिलेजिनस जो है फ्लैप होता है जो भोजन को और वायु को रोकता है। इसके साथ साथ भोजन ग्रास नली पहुंचता है। ग्रास नली में जो है कि भोजन का किसी भी प्रकार से पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाचक ग्रंथियां नहीं होती है, यहाँ पर भोजन पचाने के लिए एंजाइम्स नहीं है, और वो भोजन जो है पहुंचता है अमाशय में। अब आप अमाशय का चित्र आप देखेंगे, स्पेशली जो अमाशय का चित्र देखेंगे और यहाँ देखेंगे कि अमाशय में किस तरह से जो है पाचन हो रहा है। अमाशय जो है अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का होता है, एक थैलेनुमा संरचना। अब अमाशय का जो ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ना बच्चे, जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है, एक्चुअली में इसको हम बोलते हैं कार्डियक वाल्व। क्या बोलते हैं? कार्डियक वाल्व कहते हैं। फिर उसके जो बाहर वाला दिख रहा है उसको हम बॉडी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है नीचे वाला, उसके अंदर जो है इसमें जो है कि फंडिक है। फंडिक के अलावा जो है कि आप इसमें पाइलोरिक देख पा रहे हैं। तो जो ये संरचना आपको अमाशय की दिख रही है ना, इसको हम पेट भी तो कहते हैं ना, ये पूरे के पेट थोड़ा कहेंगे। अमाशय जो होता है इसमें भोजन जाता है उसे हम पेट कहते हैं या स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। और स्टमक में जो कार्डियक वाल है वो भोजन को जाने तो देता है, जो कार्डियक है वो क्या करता है, जाने तो देता है, परंतु उसको वापस नहीं आने देगा। परंतु किस स्थिति में आने देगा? जैसे उल्टी आ गई ना, तो उल्टी में क्या होता है, जब नौजिया फील होता है तो जो कार्डियक होता है वो फटाक से खुल जाता है, जाओ भाई बाहर निकल जाओ ना। बॉडी के अंदर कोई विषाक्त भोजन चला गया, कोई ऐसा पदार्थ चला गया जो बॉडी नहीं रखना चाहती है, तो क्या करता है कि उल्टी के माध्यम से उसको बाहर कर देते हैं। लेकिन ये क्या करता है, भोजन को जाने तो देगा परंतु आने नहीं होगा देगा, और विशेष परिस्थिति में ही भोजन को बाहर तरफ निकलने देता है। अब यहाँ पर अमाशय में जो है ना, अमाशय में लगभग जो है बच्चे की लगभग जो है कि कह सकते हैं कि 5 से 6 घंटे तक भोजन रहता है, और यहाँ पर उसका डाइजेशन होता है। इसमें 3 तरह की लेयर होती है, जैसे सिरोसा है, सबम्यूकेसा है, फिर पेशी स्तर है, ठीक है। इसमें ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं। उसके अलावा यहाँ जो है कि आपको दिख पा रहा है इसके अंदर की संरचना, रूगे जो इसमें संरचना है वो क्या करता है कि भोजन का लगातार जो है डाइजेशन करता रहता है। परंतु यहाँ पर अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर पाचन शुरू हो जाता है प्रोटीन का, क्योंकि यहाँ की जो कोशिकाएं, जो यहाँ की जठर कोशिकाएं होती हैं, वो पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइम को स्राव करती है। पेप्सिन क्या करती है कि प्रोटीन का पाचन करती है, जबकि रेनिन एक ऐसी एंजाइम है जो दूध का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? दूध का पाचन करती है। जो रेनिन है ना, तो वो दूध में पाई जाने वाली जो केसिन प्रोटीन है उसको तोड़कर वो पैरा कैसिनेट में चेंज कर देती है, और इस तरह से जो है कि दूध का पाचन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और यहीं पर अमाशय में ही यहाँ पर विटामिन का भी अवशोषण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अवशोषण प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाता है। और अल्कोहल का जो डाइजेशन होता है, जो शराब लोग सेवन करते हैं, उसका एक्चुअली में जो पाचन होता है वो अमाशय के अंदर ही होता है। इसी कारण से ये जो
अमाशय में जो शराब का जो पाचन होता है, कई बार क्या होता है कि लीवर बड़ा फैटी हो जाता है ना, तो उस रोग को हम लीवर सिरोसिस के नाम जानते हैं, जिसको हम यकृत सिरोसिस कहते हैं, क्योंकि उसमें लीवर में सूजन आ जाता है। कई बार ऐसा तो लीवर फेल भी हो जाता है और आदमी उसकी वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। तो शराब हेल्थ इज इंजूरियस, मतलब शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है, क्योंकि शराब बहुत होती है खराब। तो शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं अमाशय की, तो अमाशय में लगभग 5 से 6 घंटे तक भोजन रहता है और भोजन पूरी तरह से बढ़िया से डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद यह काइम बन जाता है। कहोगे काइम क्या है? काइम जो है कि भोजन बिल्कुल पतला हो जाता है, मतलब बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर फैट का डाइजेशन नहीं होगा, जो तेल उल खाते हो तेल का पाचन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा ना, और यहाँ पर पाचन होगा तो सिर्फ किसका होगा? प्रोटीन का होगा। किसका होगा? प्रोटीन का पाचन होगा। किसका पाचन होगा? प्रोटीन का पाचन होगा। तो अब प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। उसके अलावा दूध में पाई जाने वाली जो केसिन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। इतनी बात कन्फर्म है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वहां से कार्डियक भाग से, फंडिक भाग से, उसके बाद जो है कि यहाँ से जो है कि पाइलोरिक भाग से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। जब भोजन आगे की तरफ बढ़ता है तो बेटा यहाँ पर आपको इस साइड में दिख रहा है यकृत। मानव शरीर की जो सबसे बड़ा अंग है, हालांकि त्वचा है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। और यकृत एक प्रकार की बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि है क्योंकि ये एंजाइम का निर्माण करती है। इसके साथ साथ जो लीवर होता है वो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया करके। इसके साथ साथ यह विटामिन का भी संश्लेषण कर लेता है, विटामिन ए का संश्लेषण कर लेता है। इसके साथ साथ यह क्या करता है? यूरिया का भी संश्लेषण करता है। शरीर में आए जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको भी ये क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं बच्चे कि जो यकृत है ना, यकृत जो है कि इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होती है? लीवर में। यही तो कारण है कि आदमी शराब पीता है, वो डैमेज होता है, उसके बाद फिर भी ठीक हो जाता है, बार बार ठीक होता रहता है। लेकिन जब अब्बे से बाहर हो जाएगा, जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो कहेगा बस अब रुक जाओ, अब नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो कि जो आपको लीवर दिख रहा है ये 2 लोब में बटा होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, और इसमें हिपैटिक डक्ट होते हैं। क्या होते हैं? हिपैटिक डक्ट होते हैं। इसके अलावा और भी कार्य हैं कि जो यकृत है ना वो क्या करता है कि हिपेरिन बनाता है, और हिपेरिन क्या करता है कि शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है, रक्त को जमने नहीं देता है। ये तो सीधी सी बात है बच्चे। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और इसके पीछे कारण ये है क्योंकि बहुत इसमें बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको खत्म भी करना है और इसको समझना भी है इसके साथ साथ। ठीक है, लेकिन एक चीज हम बताना आपको थोड़ा से भूल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमाशय है ना, अमाशय में क्या है बच्चे कि अमाशय में जो है कि एक HCl नामक जो है कि पदार्थ निकलते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह क्या करता है कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को या ठोस पदार्थों को नष्ट कर देता है। और HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, तो उसे हम एसिडिटी कहते हैं। वो बड़ी समस्या होती है। फिर उसमें हमको क्षार जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यूनो पीना पड़ता है, फिर जाकर वो सही होता है। जब हम तेल मसाला बहुत खाते हैं, जब तेल मसाला आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपके लीवर पे पड़ता है ना। फिर वहां से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है और आगे यहाँ आपको यकृत दिख रहा है। यकृत के बाद जो है कि आपको यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे आपको ग्रहणी, और ग्रहणी के जस्ट बगल में इस तरफ आपको दिख रहा है क्या? इस तरफ आपको, इस तरफ जो है आपको दिख रहा है क्या? अग्न्याशय, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में कह सकते हैं इसका जो कह सकते हैं बेटा कि इसका जो जीभ है वो कुत्ते की जीभ के जैसी होती है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि यह आपके शरीर में शुगर को बैलेंस करता है, जो शर्करा होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। इसके अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, और लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो है कि कुछ तरह की कोशिकाएं जनरेट करती हैं, और जो कोशिकाएं जनरेट करती हैं उसमें से आपका है अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, पीपी सेल है। तो उसमें जो आपका अल्फा है वो ग्लूकेगॉन बनाता है, जबकि उसमें जो बीटा है वो बनाता है क्या? इंसुलिन।
अब जो ग्लूकेगॉन है वो क्या करता है कि आपके शरीर में चीनी की मात्रा को, जो शर्करा की मात्रा है उसको घटने नहीं देता, ग्लूकोज को। ठीक है, जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, ताकि आपके शरीर में जो है शुगर जो है बैलेंस रहे। लेकिन जब यही अंग खराब होता है, जो ये पैनक्रियाज आपको दिख रहा है, ये पैनक्रियाज यदि खराब होता है, इंसुलिन बनाना कम कर देता है, तो आदमी को एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आदमी बहुत ज्यादा, जब उसका मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ता है, तो इंसुलिन का प्रयोग तो वही कर लेते हैं बेचारे, बचे क्या फिर, कहाँ से बैलेंस होगा शुगर में, जो ब्लड ब्लड शुगर जो है कि जो ब्लड में है। ठीक है, तो इंसुलिन जब कम हो जाता है ना बच्चे, तो उसकी वजह से जो है डायबिटीज नामक एक रोग हो जाता है। और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब क्या है ना बच्चों की, सारे अंगों का अपना एक महत्व है। हर मतलब जितनी भी शरीर के अंदर अंग है उसका कुछ न कुछ रोल है। देखो नेचर ने क्या गजब का सेट रखा है ना, कि क्या इसमें दिख रहा है कि क्या गजब का सेट रखा है, कि कैसे इसमें भोजन का डाइजेशन होगा, कैसे सर्कुलेशन होगा, कैसे आपके बॉडी तक जाएगा, सारा सिस्टम नेचर ने बना के रखा है। तो इंसान को भी सिस्टम में ही चलना चाहिए ना, जब सिस्टम में चलोगे सारा काम सही होगा ना बच्चे। आगे चलते हैं, आइए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आइए देखते हैं आगे की तरफ। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको यकृत में दिखता है बच्चे कि यहाँ पर गाल ब्लैडर, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। अब पित्ताशय से बनता है पित्तरस, उसमें सबसे जो मुख्य पदार्थ है वो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है। और जो बिलीवर्डिन है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। किससे बनता है, हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो उससे बनता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जो एक तरह से क्या कर सकते हैं कि यह फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ पित्तरस क्या करता है कि आंतों में भोजन को सड़ने नहीं देता है, सड़ने से बचाता है। पित्तरस क्षारी होता है, कैसा होता है, क्षारी होता है। उसके बाद बच्चे हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आप देख पा रहे हैं पाचन तंत्र में इस वाले साइड में, आप यहाँ इस साइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको छोटी आंत दिख रही है, बड़ी आंत दिख रही है। यहाँ पर छोटी आंत है, फिर उसके बाद क्या है, बड़ी आंत है, फिर आपको कोलन दिख रहा है, फिर आपको इसमें जो है अपेंडिक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये आपको अपेंडिक्स दिख रहा है ना। इसके अलावा इस तरफ जो है कि आपको जो है कि मलाशय दिख रहा है, फिर आपको जो है कि एनस दिख रहा है। ठीक है, और आइए इसके बारे में भी बारी बारी से चर्चा कर लें। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं ना, जिसमें जो दिख रहा है बच्चे कि इसमें जो कह सकते हैं ग्रहणी है, ग्रहणी जाके जुड़ जाती है आपकी छोटी आंत से जुड़ जाती है। और छोटी आंत से जब जुड़ती है बच्चे, तो छोटी आंत में भी अलग अलग भाग होते हैं, उसमें सीकम है, जेजुनम है, डियोडिनम है, अलग अलग उसके पार्ट है ना, डियोडिनम है, जेजुनम है, एलियम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बच्चे की जो छोटी आंत है, छोटी आंत में ही भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है और सबसे ज्यादा अवशोषण होती है। यह मांसपेशियों की बनी एक विशेष प्रकार की संरचना होती है छोटी आंत, और इसकी चौड़ाई तो कम होती है परंतु लंबाई इसकी क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें भोजन का पाचन सबसे अधिक होता है। यहीं पर एमाइलेज के द्वारा, जो एमाइलेज एंजाइम है उसके द्वारा पाचन होता है किसका बच्चे, कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज के द्वारा पाचन हो जाता है किसका, फैट का, वसा का पाचन हो जाता है। फिर हम बात कर देते हैं उसके बाद बच्चे जो है कि प्रोटीन बचा है ना, तो प्रोटीन का पाचन जो है कौन कर देता है, अग्न्याशय से आने वाले जो पैनक्रियाटिक जो अग्न्याशिक रस होते हैं ना बच्चे, उसमें जो है कि आपका जैसे पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजन है, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का अच्छी तरह से पाचन कर देते हैं। फिर आपको इस तरह से दिख रहा है अपेंडिक्स, क्या दिख रहा है, अपेंडिक्स दिख रहा है। अपेंडिक्स जो नीचे वाले साइड में, जो बड़ी आंत के इस साइड में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स जो है एक प्रकार का अवशेषीय अंग है, जो सभी मनुष्यों में होता है। कभी इसमें विकसित था, क्योंकि मनुष्य अब सेलुलोज का पाचन बड़ा मुश्किल से कर पाएगा, सेलुलोज का पाचन होगा ही नहीं। लेकिन जो ये अवशेषीय अंग है इसका कोई काम नहीं है, कोई डाइजेशन नहीं करती है। लेकिन अगर गलती से इसमें जो है कि भोजन के कण चले जाते हैं तो इसमें विषाक्त हो जाता है, ये सड़ना शुरू कर देता है। और सही समय पर यदि अपेंडिक्स को बाहर नहीं किया गया
तो उससे आदमी की मौत भी हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसमें अगर गलती से चला गया तो बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही घातक साबित हो सकता है अपेंडिक्स ना। और क्या कहते हैं और लोग उसको अप्रेंटिस कहते हैं, अप्रेंटिस हो गया, नहीं उसको बोलते हैं अपेंडिक्स कहते हैं, और उसको बोलते हैं परिशेषिका कृमि बोलते हैं। उसके ऊपर आपको सीकम दिख रहा है, सीकम के बगल में आपको कोलन होगा। कोलन जो होता है बच्चे वो आंत का सबसे जो बड़ा क्षेत्र होता है उसको कोलन कहते हैं ना, कोलन कहते हैं। उसके बाद जो है कि ये आपको सिग्मोइड जो संरचना आपको दिख रही है, इसमें जो ना आंत में जो ऐसे 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 करके संरचना बनी हुई है ना, इसको हम हास्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्ट्रा कहते हैं। तो अब यहाँ पर भोजन जो है कि पूरी तरह से जब पच जाता है तो बचा हुआ कुछ जो सीकम के द्वारा जो है बड़ी आंत में भोजन आ जाता है। जैसे ही बड़ी आंत में भोजन आता है बच्चे, तो यहाँ पर जो भोजन में उपस्थित जल है वो उसका अवशोषण कर लेते हैं, और शोषण करने के बाद वो भोजन मलाशय में जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर एनस के द्वारा बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, इसको बाहर कर दिया जाता है, और यह क्रिया प्रतिदिन 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 होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो रहा आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र था। और अब हम थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं लार ग्रंथियों के बारे में, जिसमें से पैरोटिड है, सबलिंगुअल है, सब मैक्सिलरी। 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। पैरोटिड होती है ना, जिसको हम कर्णबुल के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं? लार का निर्माण करती हैं, और लार का पीएच मान जो होता है 6.8 होता है, जबकि आंसू का पीएच मान आंसू का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6 होता है। आंसू में जो है कि सोडियम क्लोराइड होता है, और जो आपका आंसू जो निकलता है वो लैक्रिमल ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, भूख जो कंट्रोल होती है वो आपके शरीर में मस्तिष्क में उपस्थित जो है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जबकि जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, यह एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है? भूख बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? भूख बढ़ाता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, तो आपके जो है पाचन तंत्र में बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। अब यहाँ पर जो आप छोटी आंत में जो है, जो आंत में एक अंगुली समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसको हम रसांकुर कहते हैं। और ये रसांकुर जो होते हैं वो रुधिरवाहिनियों से जुड़े होते हैं। तो पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद ये रुधिरवाहिनियों के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंच जाते हैं। और ये जब फैट इसके अंदर जब डाइजेशन होता है ना, छोटी आंत के अंदर जो फैट डाइजेशन होता है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इमल्सीकरण कहते हैं। बस जितना संभव हो सका इसमें मैंने पूरा कर दिया है। और मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा वो बदल जाता है ग्लूकोज में, पाचन के बाद फाइनल स्टेज में ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो स्टोर होगा बॉडी में वो ग्लाइकोजन के रूप में होगा। किसमें होगा? ग्लाइकोजन में। और जो फैट होता है, जो वसा होता है, वो वसी अम्ल में बदल जाता है। और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और अमीनो अम्ल जो है न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और ये, लेकिन जो विटामिन है वो तो पहले से सूक्ष्म मात्रा में है, तो वो उसमें जो है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और विटामिन क्या करते हैं? हमारे रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो रहा आज का जो है ये क्लास, आज की क्लास डेडिकेट था इस पाचन तंत्र के ऊपर, और पाचन तंत्र में ये चीज हम समझ चुके हैं। हम यहाँ पर आहार नल और पाचक ग्रंथियां दोनों का चर्चा कर चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में और ऐसे भी बेसिकली नॉलेज आपको इतना रहना ही चाहिए, जानकारी रहना ही चाहिए। किसी ने कहा कि अगर नहीं होता पेट तो नहीं होता किसी से भेंट। इंसान इस पेट के लिए ही संघर्ष कर रहा है, अपने आप को जीवित रख रहा है, और समाज में एक नई जो है सोच को स्थापित रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, और ये कारवां यूं चलता रहेगा। आप सफर में निकलिए और अपना रास्ता खुद बनाइए। और जब रास्ता खुद बनाएंगे तो एक दिन क्या होगा कि दुनिया आपके पीछे होगी,
आपके जज्बे को, आपके संघर्ष को दुनिया सलाम करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मेरा दावा है कि मैं आपको समझाने का पूरा 100% कोशिश करूँगा। बस आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।